सुरेखा का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उठ ही नहीं पाएगी। बेरहमों ने कीमत से कई गुना ज्यादा वसूल लिया था। वह तो एक के साथ आई थी, पर उसने अपने एक और साथी को बुला लिया और दोनों उस पर टूट पड़े थे, जानवरों की तरह। सुरेखा दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने तभी छोड़ा जब उनकी हसरत पूरी हो गई। उसने दूसरे आदमी का विरोध किया था, लेकिन नोट फेंककर उसे मजबूर कर दिया गया। यही नोट इंसान को कितना मजबूर कर देते हैं। सुरेखा लाश की तरह पड़ी थी। वह एक खंडहर नुमा घर था जो शहर से अलग था। किसी तरह उसने खुद को संभाला, अपनी साड़ी ठीक की और ग्राहकों द्वारा फेंके गए 100 रुपए के नोट ब्लाउज में रखकर बाहर निकली। ये एक सुनसान इलाका था। दूर पगडंडी पर कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन सुरेखा से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या यह थी कि वह घर कैसे जाए। वह ग्राहक की मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। घर में उसकी बूढ़ी सास इंतजार कर रही होगी। वह जाएगी तब खाना बनेगा और दोनों खाएंगे। सुरेखा कोई शौक से इस धंधे में नहीं आई थी। उसका पति रमेश उसे अकेला छोड़कर किसी और से शादी कर चुका था। काश उसकी शादी अरुण के साथ हुई होती। अरुण कितना अच्छा इंसान था। वह सुरेखा से सच्चा प्यार करता था। सुरेखा अपने बीते दिनों को याद करने लगी। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी के कारण उसे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना सुरेखा की जिम्मेदारी थी। एक दिन जब वह सब्जी बाजार से लौट रही थी तो उसकी साइकिल एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और वह गिर पड़ी। मोटरसाइकिल पर बैठा नौजवान अरुण था। उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सुरेखा को उठाने लगा। माफ करना, मेरी वजह से तुम गिर गईं, अरुण ने कहा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी, सुरेखा बोली। अरुण ने उसकी साइकिल उठा दी और मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? सुरेखा, और आपका? अरुण, अच्छा, चलता हूं। इसके 4 दिन बाद दोनों की सब्जी बाजार में फिर मुलाकात हुई। इस बार अरुण ने खुलकर बात की। मैंने सोचा था कि शायद तुमसे फिर मुलाकात हो जाए। क्या तुम मेरे साथ चाय पी सकती हो? सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय तो पीऊंगी, लेकिन यहां नहीं। कभी मेरे घर आओ, वहीं पिएंगे। सुरेखा के लिए अरुण की यह मुलाकातें बहुत खास थीं, लेकिन जब उसकी मां को इसकी भनक लगी तो वह नाराज हो गई। जाति की दीवार उनके प्यार के आड़े आ गई। अंततः सुरेखा की शादी जबरन दूसरे गांव के रमेश से कर दी गई। सुहागरात को ही सुरेखा का सपना चकनाचूर हो गया। रमेश शराब के नशे में धुत था। उसने सुरेखा को ऐसे दबोच लिया मानो वह कोई सामान हो। सुरेखा सिसकती रही, लेकिन रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह उसकी सास ने सब कुछ समझ लिया और उसे सांत्वना दी। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और बिगड़ गए। रमेश का गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन उसने सुरेखा पर झूठा आरोप लगाया कि शादी से पहले उसका किसी के साथ संबंध था। उसने सुरेखा को बेरहमी से पीटा। कुछ सालों बाद रमेश ने दूसरी शादी कर ली और घर छोड़ दिया। अब सुरेखा और उसकी बूढ़ी सास के पास कुछ भी नहीं बचा था। घर में भुखमरी की नौबत आ गई। राशन खत्म हो गया था तो सुरेखा किराने की दुकान पर जगदीश से उधार मांगने गई। जगदीश ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन भूख और लाचारी ने उसे झुका दिया। एक दिन उसने जगदीश की शर्त मान ली और बदले में राशन लिया। यह सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बेटे ने भी उसे अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे वह इस दलदल में फंसती चली गई और वह अब यही काम करने का ठान लेते। फिर एक दिन जब वह ग्राहक के इंतजार में चौक पर खड़ी थी तो किसी ने उसका नाम पुकारा, सुरेखा। वह पलटी और सामने अरुण को देखकर हैरान रह गई। तुम यहां क्या कर रही हो? अरुण ने पूछा। सुरेखा घबरा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, अरुण ने कहा। मुझसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर अरुण ने पूछा, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारे पति क्या कहते हैं? कितने बच्चे हैं? सुरेखा का गला भराया। अरुण, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, अब मैं अकेली हूं। अरुण ने गहरी सांस ली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी भी अधूरी रही। मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली। सुरेखा अवाक रह गई। अरुण ने आगे कहा, मेरी जिंदगी में अब भी एक जगह खाली है, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सुरेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं अरुण, मैं बहुत गंदी हो चुकी हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अरुण ने उसका हाथ थामा। तुम्हें हालात ने इस राह पर चलने को मजबूर किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस दलदल से निकल सकती हो। मैं इंतजार करूंगा, सोचकर जवाब देना।
चाय के पैसे देकर अरुण चला गया। सुरेखा के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे दलदल से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया हो। अभी वह सोच ही रही थी कि एक ग्राहक ने सामने मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? सुरेखा ने झिझकते हुए उस ग्राहक की मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके भीतर कुछ टूट गया। अरुण की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। अगर तुम चाहो तो इस दलदल से निकल सकती हो, मैं इंतजार करूंगा। वह वहीं ठिठक गई। क्या हुआ, चलोगी कि नहीं? ग्राहक ने अधीरता से पूछा। सुरेखा की आंखें अचानक आंसुओं से भर आईं। उसने पहली बार अपने आप को इतनी नफरत भरी नजरों से देखा। क्या वह वाकई में इस जीवन के सिवा कुछ और नहीं कर सकती थी? क्या उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था? नहीं, अब और नहीं। उसने धीमे से बुदबुदाया और पीछे हट गई। ग्राहक ने गुस्से में बाइक घुमा दी और चला गया। सुरेखा वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोचने लगी, अगर आज वह अरुण से नहीं मिली होती तो शायद यही उसकी जिंदगी बन चुकी होती। लेकिन अब अरुण ने उसे एक उम्मीद दी थी। वह कांपते हाथों से अपने ब्लाउज में रखे नोट निकाले और उन्हें घूरने लगी। क्या ये टुकड़े उसकी पूरी जिंदगी की कीमत थे? क्या इन्हीं के लिए उसने अपने आत्मसम्मान को कुचल दिया? सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखाने लगी। कुछ देर तक वहीं बैठी रहने के बाद उसने फैसला किया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। एक नया रास्ता रात हुई तो वह सीधे अरुण के घर पहुंची। दरवाजे पर उसने कांपते हाथों से दस्तक दी। अरुण ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गया। सुरेखा! उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जब उसने सुरेखा की भीगी आंखों को देखा तो वह समझ गया कि कुछ बदल चुका है। अरुण, क्या तुम्हारा प्रस्ताव अब भी वैध है? सुरेखा ने कांपती आवाज में पूछा। अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगा। सुरेखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वह सारे नोट वहीं जमीन पर गिरा दिए, जैसे अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए छोड़ रही हो। फिर बिना कुछ कहे वह अरुण के सीने से लग गई। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था, शायद एक नई सुबह के इंतजार में। अगली सुबह सुरेखा की नींद खुली तो उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। अरुण के छोटे से घर में शांति थी। न वह गली का शोर था, न वो घूरती निगाहें, न कोई सौदेबाजी। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह अब भी उसी दुनिया का हिस्सा है। अरुण उसे रसोई में चाय बनाते हुए दिखा। तुम जाग गई? उसने मुस्कुराकर पूछा। सुरेखा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में संकोच था, जैसे अब भी खुद को इस सुख के काबिल नहीं मान रही हो। चाय पी लो, फिर कुछ बातें करनी है, अरुण ने कहा। सुरेखा ने कप लिया, लेकिन चाय पीने से पहले ही उसकी आंखें भर आईं। अरुण, क्या मैं सच में इस सब की हकदार हूं? मैं जिस अंधेरे में थी वहां से निकलकर इस रोशनी में रहने का हक खो चुकी हूं। अरुण ने गंभीरता से कहा। गलत रास्ते पर जाने से कोई हमेशा के लिए गलत नहीं हो जाता सुरेखा। इंसान की कीमत उसके फैसलों से होती है, और तुमने सही फैसला लिया है। बस खुद को माफ करना सीखो। सुरेखा की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि राहत और नए जीवन की है कहानी से यह सीखने को मिला है कि हालात से मजबूर होना और गलत रास्ते पर चलना अलग चीजें हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां हमारे पास सीमित विकल्प होते हैं, लेकिन अगर हमें सही मौका मिले तो हम उन हालात से बाहर निकल सकते हैं। इंसान को उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान से आंका जाना चाहिए।